गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सोचा संडे है तो कुछ संवाद कर लूँ। जो क्लासेस है वो डेली बेसिस पे आती रहेगी क्लासेस, और सबका प्लेलिस्ट एक बना हुआ है। जहाँ कुछ कमी है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारा मटेरियल जो है ना, जो भी बीपीएससी के रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स है उसका सारा जो मटेरियल है वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा। आज अभी मेरे इस संवाद का पर्पस है एक बातचीत करना। अभी आप सब लोगों को लगभग मालूम होगा कि हम लोग का जो इशू है, नॉन जॉइनिंग सीट्स बोल लीजिए, वेटिंग बोल लीजिए, बात तो एक ही है। दोनों बात में कोई ख़ास फ़र्क तो होता नहीं है। फिर भी हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। देखिए, जब मैंने 12th पास की थी और इंजीनियरिंग में सीट के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय भी बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ हुई थी। एक तो बहुत प्रमुख संस्थान में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन क्या था ना, जो एक समस्या थी कि जितना पैसा एडमिशन के लिए वहाँ चाहिए था उसको पे करने में मेरी फैमिली उस समय सक्षम नहीं थी। और दूसरी बात ये थी, जो इतनी खास करके आज के समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी में एक क्रांति आ गई है और सभी लोग सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिसके कारण एक प्रमुख संस्थान में मेरा एडमिशन छूट चुका था। छूटने के बाद स्वाभाविक सा था कि एक डिप्रेशन जो है वो मेरे अंदर आया, काफ़ी निगेटिविटी भी आई, और ये बहुत स्वाभाविक था। मैं उस समय इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इसके कारण जो था ना, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा। और मतलब इन बातों को बताना खास करके, और अभी के वक्त में उन सबको चीज़ों को याद करना जो है वो थोड़ा अलग लेवल का बात हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इसी चीज़ पे मेरा ये वीडियो फोकस्ड हो जाए। तो देखिए, मैं तमाम तरीके से परेशान था क्योंकि एक प्रमुख संस्थान में मेरा एडमिशन छूट गया था जहाँ पे मेरा अच्छा सिलेक्शन हुआ था। खैर, मैंने फिर AIEEE का पेपर दिया। AIEEE के ज़रिए फिर मुझे जो है सीट मिली इस बार राजस्थान में। सीट मिली राजस्थान में, लेकिन जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गया, एडमिशन में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 15 डेज़ के बाद मुझे बताया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पड़ता है वो, मुझे बताया गया कि बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल को यहाँ मान्यता नहीं है, BIEC को यहाँ मान्यता नहीं है, न ही बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को मान्यता है। तो 10th या 12th से जिन लोगों ने बिहार के सरकारी बोर्ड से अपनी शिक्षा पूरी की है, उसको जो है ना, राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में, तीनों स्टेट में ऐसा था कि तीनों बोर्ड ने बिहार से के 10th 12th को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था। रिकॉग्निशन उसकी बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। लेकिन जिस समय बताया गया कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया इस कारण से 10th और 12th की मान्यता नहीं है, तो मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन हमारे वहाँ जो प्रिंसिपल डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारी जो रजिस्ट्रेशन और बाकी जो फ़ीस थी वो पूरी, और जो हॉस्टल फ़ीस वगैरह जो थी वो टोटल रिटर्न कर दी। और टोटल रिटर्न करने के बाद हमें बोला कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब वापस लौट के आए तो जो मेरा मोहल्ला था वहाँ पर भी और बाकी जगह पर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग काफ़ी मजाक बना रहे हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कॉलेज से कैसे किसी को निकाला जा सकता है। खास करके कोई बोर्ड 10th और 12th का बिहार का बोर्ड है, वो दूसरे जगह पे उसकी मान्यता नहीं है। ये तो चलिए, राजस्थान में तो लोग इसको समझ सकते थे, लेकिन बिहार में और छोटे से मोहल्ले में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ये समझने में बहुत समस्या आ रही थी। और समस्या क्या आ रही थी, मजाक का तेवर ज़्यादा था। पहले तो और भी है, फिर कुछ रिलेशंस ने, और फिर बाद में और लोगों ने थोड़ा सा मजाक का भाव लाना शुरू कर दिया। अभी मैं उस पुराने डिप्रेशन से उबर ही रहा था कि एक प्रमुख संस्थान में पैसे के कारण जहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, कि यहाँ पे ये दूसरी बात आ गई। अच्छा कॉलेज था, हॉस्टल बिल्कुल फ्री था मेरे लिए, और फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई थी क्योंकि मेरा अच्छा रिकॉर्ड था और AIEEE में अच्छा रैंक था। लेकिन यहाँ पे एडमिशन ही कैंसिल। फिर मैं काफ़ी परेशान था, तो किसी समझदार लोगों के बातों में आकर के मैं पहुँचा इंटरमीडिएट काउंसिल में। उस समय गिरीश शंकर जी उसके चेयरपर्सन थे।
उनके जो ऑफिस है, उनके ऑफिस में बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ था लालू जी का और राबड़ी जी का, मतलब बहुत बढ़िया फ़ोटो लगा हुआ था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे उनसे मिलने भी नहीं दिया और उन लोगों ने मुझे बस चलता कर दिया वहाँ से। इश्यूज़ आया, फिर अब मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ पटना में फिर रुका और फिर अगले दिन मैं गया शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। राम लखन राम रमन उस समय शिक्षा मंत्री थे बिहार के, तो उनके यहाँ गया और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी से जब फिर वापस मुझे भेजा इंटरमीडिएट काउंसिल चेयरपर्सन के पास, गिरीश शंकर जी के पास, तो उसी गार्ड ने जो एक दिन पहले हमसे जिनका बकझक हुआ था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था, उनका व्यवहार मेरे तरफ अलग था। वो नीचे सॉरी सॉरी 4 बार बोलते हुए आए, खैर वो अलग बात है। वहाँ पे उन्होंने मुझे ना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक कॉपी पकड़ा दी, जिसमें से कुछ लोग इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में केस करके केस लड़ रहे थे। मैंने उस सारे पेजेस को पढ़ा तो उसमें एक जगह एक क्लॉज था कि अगर कोई स्टेट, देखिए ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत अभी भी हम लोग जो है ना एक नेशन बिल्डिंग स्टेज में है, तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई स्टेट बोर्ड अगर दूसरे स्टेट बोर्ड की मान्यता रद्द करती है तो संबंधित बोर्ड को भी यह अधिकार हो जाता है कि उसकी मान्यता रद्द कर दे। यानी कि अगर राजस्थान ने बिहार की मान्यता रद्द कर रखी है तो बिहार को भी ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राजस्थान की मान्यता रद्द कर दे। तो ये वहाँ पे रूल में लिखा हुआ था। अब बताइए, एक स्टूडेंट है उसको कितना कॉम्प्लेक्स किया जा रहा था। एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो पढ़ने जाएगा या इन सारे चीज़ों में पढ़ेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम था कि अपने लेवल से इन बातों को बहुत पहले सुलझा लेती। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो कुर्सी पकड़ने में ही व्यस्त रहती है, उसको पता ही नहीं चलता कि असल मुद्दा क्या है। मुद्दे के नाम पे 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल बांटिए और बस मामला वहीं तक रखिए, ये वाला इशू चलता है। खैर, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की निंदा करने के लिए नहीं हूँ, ना ही गवर्नमेंट का लूप होल्स बताने के लिए हूँ। कई जगह पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी करती है, तो वो भी चीज़ें मैं जब भी मौका मिलेगी मैं बताऊँगा। तो देखिए हुआ क्या कि अब इंटरमीडिएट काउंसिल के चेयरमैन ने वो पेपर पकड़ा दिया, लेकिन उससे मतलब क्या निकलता? अब हाई कोर्ट में जाता तो भी क्या निकलता? अब हाई कोर्ट में दौड़ता तो कितने समय तक हाई कोर्ट में दौड़ता? और हाई कोर्ट में जाने का मतलब है फीस। और सबसे बड़ी बात है, एक जो है ना 12th क्लास के पास स्टूडेंट से आप क्या इच्छा कर सकते हैं? और इससे पहले मेरी फैमिली स्थिति तो आपने जान ही रखी थी कि भाई प्रमुख संस्थान में एडमिशन नहीं हो पाया था मेरा, तो हाई कोर्ट कहाँ से जाते? तो ये भी था एगेन से परेशानी। फिर समस्तीपुर में बेला नेट है, वहाँ पर मैं एक पत्रकार से मिला, गिरीन्द्र भारती जी से। गिरीन्द्र भारती जी ने मेरा अच्छा इंटरव्यू भी लिया और इसके बाद जो है ना हिंदुस्तान पेपर वाले को बोला। हिंदुस्तान पेपर वाले हमारे पास आए, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा और हमसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने और बहुत सारी बातें को पूछी। फिर मेरे ऊपर भरोसा करके, चाय भी नहीं पिया था उन्होंने मेरा, अच्छा रियल पत्रकार थे वो लोग, और उन्होंने क्या किया, जो मेरा जो इशू था ना उसको अगले दिन पहले पन्ने पे छाप दिया था हिंदुस्तान के। तो उस छापने के बाद मेरी फिर जो है अगेन से जो मैं मंत्री से मिलने गया, शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने इस बात को लेकर के, हाँ उस पेपर को लेकर के मेरे से अच्छे से बात करके तो भेजा था इंटरमीडिएट काउंसिल के पास जो मुझे वो पेपर मिला था। इसके बाद अब पेपर के बाद अब मैं करूँ क्या? फिर कुछ बात ऐसी हुई कि उन्होंने बोला कि आप राजस्थान चले जाइए, जयपुर चले जाइए, हम वहाँ से बात कर लेते हैं। मैं वापस से राजस्थान चला गया। इसके बाद फिर बिहार से संपर्क कट गया। वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं VS सिंह उस समय टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी थे। और जिस समय मैं जयपुर में काम कर रहा था, काफ़ी बाद में जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका था, तो उनकी डेथ हो गई, दुखद डेथ हो गई एक सड़क दुर्घटना में। तो टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी थे VS सिंह। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन फ़ोन से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई बिहार ने हमारी मान्यता रद्द कर रखी है और हमने उनकी मान्यता रद्द कर रखी है। बेकार में टाइम और साल बर्बाद मत करो, अपने अपने घर जाओ, बेकार में टाइम ख़राब हो जाएगा। अगर कोई कभी मीटिंग शुरू भी होती है तो इस बार तो ये समस्या सॉल्व होने से रही, इस बार ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी, कभी इन फ्यूचर में देखी जाएगी, घर जाओ। ये मेरे लिए फिर एक झटका था कि भाई अब मैं करूँ क्या? तो किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि BL गुप्ता जी से मिल लीजिए, जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। BL गुप्ता जी से तो खैर मिलने नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि भाई
कुलाधिपति अगर चाहें तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। अब मुझे पता ही नहीं था कि कुलाधिपति होते कौन हैं, कुलाधिपति कौन होते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। तो ध्यान आया कि जो गवर्नर होते हैं उनको ही कुलाधिपति कहता है। तो मैं गवर्नर हाउस गया, जयपुर गवर्नर हाउस में गया, तो संयोग से ऐसा था कि अब ये मामला दुखद है या सुखद ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जैन साहब पहले गवर्नर थे जयपुर में, जिनकी हार्ट अटैक में डेथ हो गई थी, और गुजरात के गवर्नर थे कैलाशपति मिश्र, वो चार्ज में थे गुजरात के। तो वो गुजरात से संयोग से जयपुर में आए हुए थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो 2 मिनट में फिर उन्होंने मुलाकात कर दी। बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नर से आप 2 मिनट में मिल पा रहे हैं। मैं पहुंचा और पर्ची गया, और पर्ची मिलने के जस्ट बाद उन्होंने मेरे से मुलाकात की। वो भी हतप्रभ थे कि कॉलेज मुझे कैसे निकाल सकता है, कि कॉलेज 10th और 12th को मान्यता के बेसिस पे कैसे निकाल सकता है। उनको ये लगा था कि इसने ज़रूर कुछ बदमाशी किया होगा, जैसे एक परसेप्शन होता है कि बिहारी स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी बहुत बदमाशी की होगी, इसलिए इसको निकाल दिया। तो मुझे समझाने में काफ़ी वक्त लगा कि नहीं, मैंने किसी किस्म की बदमाशी नहीं की है। वहाँ 10th और 12th जो बोर्ड है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है अपने यहाँ। फिर वो अपने एडीसी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ राणा को बुला करके बोले इसका मसला देखने के लिए। लेफ्टिनेंट एडीसी सिद्धार्थ राणा काफ़ी स्मार्ट अधिकारी हैं। अभी तो कहाँ पोस्टिंग है मुझे नहीं मालूम है, काफ़ी लंबा वक्त हो गया इस बात को भी। उन्होंने जब BL गुप्ता को कॉल किया तो मालूम पड़ा कि दोनों बोर्ड ने एक दूसरे की मान्यता रद्द कर रखी है। ये भी मालूम पड़ा कि बहुत पहले मार्क्स बेसिस पे जब मेडिकल और इंजीनियरिंग में राजस्थान में एडमिशन हो रहा था तो बिहार से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स की मार्कशीट बनवा के ले जाते थे और वहाँ एडमिशन ले लेते थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस मार्कशीट के अनुरूप नहीं रहता था और न ही उस मार्कशीट की वेरिफिकेशन बिहार से हो पाती थी। अब इंटरनेट ईमेल का ज़माना तो बहुत बाद में आया, जब जिस समय मैं था उस समय आ ही रहा था। तो वो लोग बाई पोस्ट यहाँ पे भेजते थे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो वेरिफिकेशन का काउंटर वेरिफिकेशन वहाँ पहुँचता नहीं था। तो जब काफ़ी दिनों तक ऐसा रहा तो राजस्थान बोर्ड ने कई सारी चिट्ठी लिखी बिहार बोर्ड को, और फिर ये बोल के कि आपकी मान्यता रद्द की जा रही है। इसका भी जवाब बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल या बिहार BSEB ने नहीं दिया था, जैसा मुझे बताया गया। तो उन्होंने मान्यता रद्द कर दी। जब बिहार ने की मान्यता रद्द कर दी राजस्थान ने, तो बिहार ने फिर आगे कम्युनिकेशन नहीं करके फिर राजस्थान की भी मान्यता रद्द कर दी। तो यही सब चीज़ काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। अब ये समस्या था कि अब ये समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो। इसमें तो अब मैं फंस गया भाई। एक बढ़िया कॉलेज पहले ही मेरे से मिस हो गया था, और सबसे बड़ी बात थी कि बचपन से पाला ही यही गया था ये बोल के कि भाई तुम्हें डिग्री मिल जानी है, इंजीनियरिंग कर लोगे, मेडिकल कर लोगे। खैर मेडिकल तो मुझे पसंद नहीं आया कई कारण से, क्योंकि चीर फाड़ वगैरह से मैं काफ़ी डर गया था उस समय में। अब एक ही रास्ता था और वो रास्ता भी ब्लॉक। अब करो क्या। उस समय इतने स्कोप्स भी नहीं दिखते थे जितने स्कोप्स आजकल दिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब मेरे पास भटकने के अलावा चारा ही क्या था। अभी तक मैं इतनी सारी बात मैंने बताई था, अभी तक मैं लगभग 45 दिन भटक चुका था। बड़े भाई साहब का काफ़ी सहयोग था उसमें सारी चीज़ों में, लेकिन सॉल्यूशन मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। फिर वापस से करके मैं कुछ दिन के बाद और जगह भटकते हुए उस शिक्षा मंत्री के पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, वापस से राजभवन गया, एडीसी सिद्धार्थ राणा से मिला और मैंने उनको बताया कि सर अब भटकने में बनता नहीं है कुछ, काफ़ी जगह भटकने से मुझे नहीं लगता कि इतना संघर्ष का कोई सर पैर है। आप कृपया करके इस समस्या को सॉल्व करिए कि कैसे होगा। बोला ऐसा है क्या, मैं सॉल्व कर दूँ? बोले यस सर आप ही सॉल्व करिए। तो बोले कि देखो क्या समस्या है तुम्हें पता है? बोला जी सर मुझे पता है। तो ऐसा करो एक बार ML शर्मा से मिल लो, वो VC हैं ना। तो मैं ML शर्मा के पास गया और मैंने उनको एकदम ताल ठोक के बोला कि राजभवन से आया हूँ मैं, जयपुर राजभवन से। उन्होंने पूछा मेरे से ML शर्मा ने कि आप भी क्या लगते हैं राज्यपाल के। मैंने उनको बताया कि मेरे ग्रैंडफादर और उनमें काफ़ी दोस्ती थी, बहुत नज़दीकी दोस्त रहे हैं वो दोनों, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। जब ये सुन के उन्होंने मुझे अच्छे से बैठाया, चाय नाश्ता का भी प्रबंध किया और इसके बाद बहुत सारी बातें करने के बाद उन्होंने बोला कि देखो क्या है ना कि ये सॉल्यूशन तो अब राजभवन से ही होगा, हम लोगों से तो ये होगा नहीं, क्योंकि बिहार जब तक मान्यता नहीं देता है हम उसको मान्यता कैसे दे दें।
अब मेरे पास फिर समस्या, फिर हमने यहाँ पर जो है ना वैद्यनाथ प्रसाद एक आईएएस थे, गिरिशंकर जी और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम, कई सारे लोग के नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी, उन सब लोगों को मैंने लगातार कॉल लगाया कि भाई देखिए इस समस्या का सॉल्यूशन करिए। तो वो जो आईएएस थे वैद्यनाथ प्रसाद, उन्होंने बोला था कि आप लिख के भेजिए कि क्या लिखना है, मैं इसको वापस से वो भेज देता हूँ। ईमेल तो था नहीं, फैक्स, आप मुझे फैक्स करिए, मैं आपको फैक्स कर दूंगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, जहाँ मैं बैठ के कॉल करता था, 3,000 4,000 का बिजली का वो टेलीफोन का बिल आ जा रहा था, बहुत समस्या थी। इस दौरान मैं कई लोगों से मिला, बिहार भवन, ये सिन्हा जी उस समय जो थे, यशवंत सिन्हा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखिए सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ। आज के समय वाली स्थिति भी नहीं थी कि मोबाइल सबके पास हो, और मोबाइल के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आज हर कम्युनिकेशन बहुत आसान है। लेकिन उस समय कम्युनिकेशन ही नहीं था, समझिए तो सिर्फ लैंडलाइन हुआ करता था, या फ़ोन बहुत लग्जरी आइटम था, बहुत कम लोगों के पास था, मेरे पास तो नहीं था। यशवंत सिन्हा के पास गया, कोई सुनने का बात ही नहीं, सत्ता में था, सत्ता में थे वो, किसी की क्यों सुनते, वो सत्ता में ऐसे भी लोग रहते हैं वो नहीं सुनते किसी की। और भटका मैं मुरली मनोहर जोशी के पास पहुंचा, पता नहीं किसको किसको बैठा रखा था उन्होंने भी, और उन्होंने भी नहीं सुनी। मैं कोई वो नहीं कर रहा है किसी की। और अगले दिन उन्होंने तो रिजाइन वगैरह भी दे रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता था। और मैं डॉक्टर संजय पासवान के पास भी पहुंचा, जो वो नीलगिरी अपार्टमेंट है, शायद नाम मैं ऊपर नीचे शायद कर रहा हूँ, वहाँ पे वो अलग अलग भगत सम्मेलन वगैरह करवा रहे थे। लेकिन वो न मुद्दा समझने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, न सुलझाने की, और न ही उनको इस सब चीज़ों से मतलब था। दो स्टेट, राजस्थान और बिहार, इस दोनों ने अब एक दूसरे के बोर्ड की मान्यता रद्द कर रखी है। अब दोनों के स्टूडेंट्स एक दूसरे के जगह पे नहीं पढ़ने जा सकते हैं। करोड़ों की आबादी दोनों स्टेट्स की, और देखिए किसी भी दोनों स्टेट की सरकारों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। और वहाँ पे मैं फालतू में मैंने असंभव सा काम को हाथ में ले लिया था। मैं चाहता था कहीं और जगह पे चला जाता था, लेकिन एक जिद कि भाई अब जहाँ से निकाला गया वहीं जाना है पढ़ने के लिए, उसी जगह पे। भाई मजाक उजाक बनाए थे ना साथी लोग कि वहीं पे पढ़ने जाना है। तो हार्डली मैं घूम फिर करके वापस राजभवन पहुंचा, एडीसी सिद्धार्थ राणा से बात की, और अपने पूरे अनुभवों को हमने फिर से बताया उनको कि सर ऐसा गया, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, लेकिन अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर उन्होंने बोला अरे एक पॉइंट तो हम लोग मिस कर रहे हैं। बोला क्या मिस कर रहे हैं, चलो रजिस्ट्रार बताएंगे। रजिस्ट्रार BL गुप्ता थे उस समय। फिर उनको कॉल लगाया तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि 10th और 12th बोर्ड है ना, वो अजमेर बोर्ड लगता है राजस्थान में, तो वहाँ पे PC व्यास वहाँ के चेयरपर्सन है, वो इसका सॉल्यूशन बताएंगे। फिर PC व्यास को फ़ोन लगाया तो PC व्यास ने बोला कि अगर बिहार हमारे बोर्ड को, अजमेर बोर्ड को मान्यता देता हुआ एक लेटर लिख देता है तो हम भी लेटर लिख देंगे उसको। अब राजभवन में ही था उस दिन, मामराज फाउंडेशन का कार्यक्रम वगैरह भी था, राज्यपाल खुद ही पहुंचे हुए थे, कैलाशपति मिश्र। तो वहाँ से एडीसी ने इतने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने समय निकाल करके वापस से वहाँ से कॉल लगाया, मुझे कॉल लगाने की सुविधा दी। तो मैंने कॉल लगाया यहाँ पर वैद्यनाथ प्रसाद को, उनसे बोला लेटर के बारे में। उन्होंने बोला कि ठीक है, मान्यता दी जा रही है, ऐसा प्रोसेस करके हम लिख देते हैं। तो उन्होंने फिर वापस से सब कुछ लिखा, लेकिन ये लिख दिया कि मान्यता दी जा रही है, और राजभवन के फैक्स के ऊपर में उसको फैक्स कर दिया। संडे का दिन था, अगर बड़े लोग साथ होना तो संडे को भी काम होता है, तो फैक्स कर दिया राजभवन के ऊपर में। राजभवन में उन्होंने देखा रे ये तो दी जा रही है, ये तो PC व्यास इसको मानेंगे नहीं इस बात को। मतलब ठीक है, देखिए उनको भेजिए तो सही। PC व्यास को भेजा कि भाई मान्यता दी जा रही है बिहार में, अब यहाँ पे ये व्यक्ति, ये लड़का पहुँचा हुआ है, आप मान्यता दे दो। थोड़े से उसके बाद उन्होंने फिर रिस्क उठाया और उन्होंने फिर वापस से संडे के दिन वो लेटर भेज दिया, जिसमें उन्होंने मान्यता दे दी इसको, बिहार को 10th और 12th को मान्यता दे दी। जो 15-16 साल से ये मामला जो लटका हुआ था, 7 ईयर तो घोषित तौर पे था कि 7 साल से तक घोषित तौर पे एक दूसरे के यहाँ स्टूडेंट नहीं आ जा रहे थे। अजमेर बोर्ड के बिहार नहीं आ पा रहे थे, और पटना के BSEB और BIEC बोर्ड के वहाँ नहीं जा रहे थे। तो वो फिर वो मामला सॉल्व हो गया, और वो मामला सॉल्व हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ। मेरे नाम से लेटर उटर निकल गया, और PC व्यास ने जब मान्यता दे दी 10th और 12th को, तो BL गुप्ता सर ने भी वहाँ से मान्यता दे दी, लेटर दे दिया, राजभवन में ही भेज दिया, और एक एक कॉपी सबको दे दिया। और ADC 2 गवर्नर थे ना, लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ राणा,
उनके हिसाब से सारा पेपर तैयार हो गया और फिर वापस से मेरी डिग्री वहाँ पर होने चली गई राजस्थान में। वहाँ पर जाके मैंने डिग्री ली, अच्छे तरीके से डिग्री ली, अपने बैच का टॉपर ऊपर रहा, वो अलग केस है, ठीक है। और बाद में तो आप जानते हैं कि जीवन से संघर्ष खत्म नहीं होता। अभी बीपीएससी देखिए, सारा काम करने के बाद, कई राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद, डीएसटी फंडेड और बाहर भी काम करने के बाद मुझे लगा कि अब अपने स्टेट्स में कुछ करना चाहिए। अपने स्टेट्स में मैं लौट आया, बिज़नेस किया तो, लेकिन बिज़नेस में बहुत सारी कारण से मैंने बिज़नेस को एक तरीके से वहाँ से खुद को अलग किया हुआ है थोड़ा सा। और बीपीएससी में मैंने पूरा जोर लगाया कि कम से कम यहाँ हो जाएगा तो बिहार में रह के यहाँ की अच्छे तरीके से प्रोफेशनली सेवा कर पाऊँगा। अभी हम लोग का 64th वेटिंग लिस्ट का मामला अभी अटका हुआ है। सब लोग, हमारे साथ वाले लोग जो है ना, वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं भी परेशान होता हूँ क्योंकि 6 मार्क्स से मान लीजिए कि मेरा नहीं हुआ है, अगर वेटिंग आती है तो मैं आराम से उसमें सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो समस्या, लाइफ की जो अदर टेंशन्स है ना, वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया जा सका है। एनसीबीसी ने ये जब बोल दिया है कि वेटिंग लिस्ट देने के लिए, फिर भी बिहार में जो बीपीएससी है वो सोई हुई है, और छत्तीसगढ़ सरकार और बाकी सरकार जो वहाँ की बोर्ड्स है, उन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है, वेटिंग लिस्ट दे करके सारा कुछ दिया है। देखिए, बीपीएससी के पास बहुत सारा काम है, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट काम है। ये जो काम, जो हम लोग का जो वेटिंग का है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इसमें पुरी जी जो है इंडिया टॉप के, उनकी रिपोर्टिंग बहुत शानदार रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी रही है कि भाई जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा। और देखिए, मैं इतना रगड़ाने के बाद, इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने स्टेट के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है, दिली इच्छा है कि मैं अच्छे से काम करूँ और जितने वंचित समुदाय हैं उनके लिए प्रॉपर वे में काम करूँ, बिना बायस्ड हुए, सबके लिए अच्छे तरीके से। लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया जहाँ तक हो सके हमारा सपोर्ट करिए, खूब ज़्यादा जो है ना, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और बाकी क्लास लेना एक सामाजिक काम है, जो बेस्ट कंटेंट है वो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को रेगुलर वे में दूँ। अब आगे की संघर्ष की कहानी मैं फिर कभी बताऊँगा। संघर्ष लाइफ से कभी ख़त्म नहीं होता है। जो पटना में मैंने कंपनी डाली तो मुझे क्या अड़चने आई, क्या समस्या आई, और वापस से मैं जब टीचिंग, इससे पहले जब मैं टीचिंग व्यवसाय में था और कंपनी में था, तो किस तरह की समस्या से मैंने दो चार किया था, सोशल प्रॉब्लम क्या आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस तरह की आती है, खाने पीने को लेकर के क्या समस्या आती है, नए शहर में आप कैसे लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, या फिर अनजान शहर में जहाँ पे आप वहाँ की भाषा नहीं जानते और पता चलता है कि आप अकेले वहाँ पर हैं, तो आप कैसे वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये सब एक बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा ही। जिनको इच्छा है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं इच्छा है वो ये वीडियो को ना देखें। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। बस मेरी ये इच्छा ये है कि जो मुझे अभी कुछ अनुभव है, उस अनुभव को मैं आप लोगों से साझा करूं। जो और लोगों के भी जो अच्छे अनुभव होंगे वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।